औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे बायोलॉजी के हम चैप्टर नंबर 2 पर थे और कंटिन्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन मैक्रोमोलिक्यूल्स, मोनोमर्स एंड कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स, अगर कलेक्टिवली ये सवाल पूछा जाता है तो इट्स अ डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। अगर अलग-अलग आपको डेफिनेशन पूछी जाती है तो फिर ये 2 मार्क्स के लिए भी आपको इम्तिहान में मैक्रोमोलिक्यूल्स अलग से, मोनोमोलिक्यूल्स और कंडेंसेशन पर सवाल पूछा जा सकता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम डिफाइन किस तरह करते हैं? हम कहते हैं सर, द मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर ह्यूज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। लफ्ज मैक्रो का मतलब है बड़ा, मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो जो हमारी बॉडी का बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या शामिल है सर? इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास शामिल हैं प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। व्हाट आर मोनोमर्स? हम कहते हैं सर, द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट बिल्डिंग ब्लॉक्स और सब यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। यानी जिनसे मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं? मोनोमर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि सर प्रोटीन क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। तो अमाइनो एसिड क्या है? एक मोनोमर है। ठीक है, डेफिनेशंस आएंगी तो सिर्फ इतना लिखना होगा आपको, और अगर कंबाइंड आता है तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज अ पॉलीमर? लफ्ज पॉली का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पॉली का मतलब है मेनी और मर का मतलब है मॉलिक्यूल। तो द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स। हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के एक और नाम दे देते हैं पॉलीमर्स का। व्हाट इज कंडेंसेशन? हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस दैट रिजेंबल कपलिंग रेल कार्स ऑनटू अ ट्रेन। आपने देखा है कि जब एक बहुत बड़ी ट्रेन आपके सामने होती है तो छोटी छोटी उसके अंदर जो बॉक्सेस होते हैं जिसे हम बोगी कहते हैं, वो बोगियां आपस में कनेक्ट होती हैं और एक ट्रेन बन जाती है। बिल्कुल वैसे यूं समझ लें कि मैक्रोमोलिक्यूल एक ट्रेन है और वो छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बनती हैं। The basic structure and function of each family of macromolecule is very similar from bacteria to human. अगर कार्बोहाइड्रेट है तो सेम फंक्शन कर रहा होगा, अगर प्रोटीन है तो सेम फंक्शन कर रहा होगा, अगर अमाइनो एसिड है तो सेम फंक्शन कर रहा होगा, इनके फंक्शन सेम रहेंगे। Two monomers join together when hydroxyl group is removed from one monomer and hydrogen is removed from another. The joining of two monomers is called as condensation. जब कभी भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे तो एक से OH रिलीज होगा और एक से H रिलीज होगा। H और OH मिलकर क्या बनाते हैं सर? H और OH मिलकर वाटर बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? कंडेंसेशन। यानी आसान लफ्जों में हम कहते हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो उसे हम क्या नाम देंगे? कंडेंसेशन का। अब इस कंडेंसेशन का हमारे पास एक रिवर्स वर्ड भी मौजूद है। द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। A process during which polymers are broken down into their subunits by addition of water is called as hydrolysis. Condensation में क्या हुआ था सर? मैक्रोमोलिक्यूल हमारे पास बना था और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था तो उसे हमने नाम दिया था कंडेंसेशन का, और जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और कोई चीज ब्रेक होगी तो उसे हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोलाइसिस का। जब कभी भी कंडेंसेशन हम लिखते हैं तो उसके साथ हम हाइड्रोलाइसिस भी जरूर लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास हर मॉलिक्यूल पर एक डिटेल्ड क्वेश्चन आता है, यानी प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर, लिपिड्स पर और न्यूक्लिक एसिड पर। आज हम प्रोटीन पर पढ़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह हमने लिखा है जिस तरह एक डिटेल्ड क्वेश्चन लिखना होता है। और जैसे ही ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा, वो स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस 100% है उन्हें इस चैप्टर के भी फ्री PDF नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। Introduction. So protein are the most important organic compounds of the cell which carry out virtually all the cell activities. जितना भी सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब कौन कैरी आउट करता है सर? प्रोटीन्स कैरी आउट करते हैं। They constitute more than 50% of dry weight of the cell. यानी अगर हमारे सेल में से वाटर को निकाल दिया जाए तो उसके बाद जो चीज बचती है पीछे उसे हम नाम देते हैं ड्राई वेट ऑफ द सेल। उसका 50% क्या है? प्रोटीन से मिलकर बना है। The name protein was suggested by Berzelius in 1838 and a Dutch chemist J. Merdler in 1883 recognized the importance of protein as a vital compound. यानी 1838 में बर्जीलियस ने नाम सजेस्ट किया था और उसके बाद मर्डल ने
1983 में रिकॉग्नाइज किया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस पॉइंट को एमसीक्यूज के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बिकॉज एमसीक्यूज में हमसे साइंटिस्ट भी पूछे जा रहे होते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? लफ्ज प्रोटीन निकला है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है प्रोटियोस, और उसका मतलब माना जाता है फर्स्ट रैंक। प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, किससे मिलकर बने हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। वेयर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर इन अ डेफिनेट मैनर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जहां बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं जिसकी वजह से और फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पर आते हैं सर। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज द एलिमेंट, बट समटाइम्स दे कंटेन फास्फोरस एंड सल्फर आल्सो। इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़े थे बायो एलिमेंट्स, 6 बायो एलिमेंट्स थे हमारे पास, उनका जिक्र यहाँ पर दोबारा किया जा रहा है कि बेसिकली 4 तो मौजूद होंगे ही होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक और जो एडिशन यहाँ पर आ सकता है वो किसका है? फास्फोरस और सल्फर का। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ N दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस कंपाउंड। एक नंबर का साइंटिफिक रीजन आता है बच्चों, आपको साइंटिफिक रीजंस भी पूछे जाते हैं पेपर में। साइंटिफिक रीजन आता है व्हाई प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस कंपाउंड, तो जवाब क्या होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। अगर आप बड़े इत्मीनान के साथ इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं तो आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत भी नहीं पड़ती और आपको बाद में किसी और नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। बड़े सुकून के साथ आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिलता है। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज, हमारे टिश्यूज बनते हैं प्रोटीन से। मैनी कॉमन पार्ट्स ऑफ द लिविंग बॉडी सच एज हेयर, स्किन, नेल्स, फीदर्स आर आल्सो प्रोटीन। आपके जो हेयर्स हैं, आपकी जो स्किन है, आपके जो नेल्स हैं, परिंदों में जो पर हैं, एग, मीट, फिश, ये मेजर सोर्सेज हैं प्रोटीन की। अगर कोई प्रोटीन हासिल करना चाहता है ज्यादा तो वो एग का इस्तेमाल करे, गोश्त का इस्तेमाल करे, मछली का इस्तेमाल करे, मिल्क का इस्तेमाल करे, दालों का इस्तेमाल करे, ये मेजर सोर्सेज हैं। इस वक्त स्क्रीन पर बच्चों एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। ये ड्रॉ करने के लिए आता है 2 मार्क्स के लिए। तो आप क्या ड्रॉ करेंगे? सेंटर में कार्बन, यहाँ पर NH2 ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है, यहाँ पर COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है, ये हाइड्रोजन और ये R को हम कहते हैं साइड चेन। ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है? अमाइनो एसिड। क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप होता है तो नाम क्या बन जाता है? अमाइनो एसिड। ठीक है, ये इसकी ड्राइंग आप लोग अलग से अपनी कॉपीज में करेंगे 2 मार्क्स के लिए। मार्क्स में इसलिए बताता हूँ आपको ताकि आपको अंदाजा रहे कि पेपर में ये सवाल हमसे किस तरह से पूछा जाएगा। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड मोनोमर्स। ठीक है, प्रोटीन क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में कह दीजिए कि पॉलीमर्स हैं किसके? अमाइनो एसिड्स के। अब हमने क्या कहा था? अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं। जहन में लेकर आइएगा कि आप एक ट्रेन देख रहे हो और छोटे छोटे डब्बे हैं, बोगी हैं उसमें, तो जब बोगी आपस में ज्वाइन होती हैं तो बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होता है लोहे का, जिससे वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई हुई होती हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जब अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होंगे तो उस कनेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? उस कनेक्शन को हम नाम देते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये डिफाइन करने के लिए 1 नंबर से अलग से आता है, डिफाइन पेप्टाइड लिंकेज। क्या डिफाइन करेंगे? द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय स्पेशलाइज्ड बॉन्ड और लिंकेज व्हिच इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। Each protein has a unique sequence of amino acid that give unique properties to molecule. यानी जिस सीक्वेंस के साथ अटैच होंगे वो सबके अलग-अलग होंगे। हर प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस अलग-अलग से होगी। Many of the chemical properties of a protein are based upon chemical properties of its constituent amino acid. प्रोटीन की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी? कौन सा अमाइनो एसिड आपने इस्तेमाल किया था। बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपके घर में बिरयानी बनती है तो वो किस पर डिपेंड करेगी? कौन सी क्वालिटी का तेल आपने इस्तेमाल किया था, कौन सी क्वालिटी के चावल आपने इस्तेमाल किए थे। अगर वो सब अच्छे नहीं है, आपने बेहतरीन बनाई है, तब भी जायका अच्छा नहीं आएगा। तो प्रोटीन का दारोमदार किस पर है? उसके अमाइनो एसिड्स पर। There are 20 basic amino acids which are commonly found in protein of the living organisms ranging from virus to human. कितने बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं? 20। फिर आप सोच रहे होंगे सर 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, इतने सारे प्रोटीन कैसे बनते हैं? आपको याद है आप मैट्रिक क्लास में सेट बनाया करते थे, 1 2 3 4 के सेट क्या बनते थे? 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 2 3 2 4, 1 3 2 3 4, 1 3 4, कितने सारे सेट्स बन जाते थे। बिल्कुल वैसे ही ये 20 अमाइनो एसिड्स डिफरेंट अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मिलते हैं हमें। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेसिक अमाइनो ग्रुप। हमने देखा NH2 मौजूद है। 1 एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने देखा COOH मौजूद है। बाउंडेड टू द सेम कार्बन एटम हमने देखा था कि
एक ही कार्बन पर दोनों लगे हुए थे और उस कार्बन को हम क्या नाम दे देते हैं, उस कार्बन को हम नाम दे देते हैं अल्फा कार्बन। मैं दोबारा आपके सामने बेटा अगर लेके आता हूं तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, इस कार्बन को हम कहेंगे सर ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। आर क्या है, आर सर कोई भी रेडिकल है। इट शोज द ग्रेट वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड का नाम है जिसमें आर की जगह क्या आता है, एच आता है। सीरीन एक अमाइनो एसिड का नाम है जिसमें आर की जगह क्या आता है, CH2OH आता है। और एलेनिन भी एक अमाइनो एसिड जिसमें आर की जगह क्या आता है, CH3 आता है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। ये एग्जाम में एमसीक्यूज में एक एक नंबर के लिए पूछा जाता है। आप देख रहे हैं एक शॉर्ट नोट भी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। During the process of protein synthesis, each amino acid become joined to two other amino acid, forming a long, continuous, unbranched polymer called as polypeptide chain. In polypeptide chain, these amino acids are linked together by condensation process. बच्चों पढ़ा था हमने लेक्चर के स्टार्ट में कंडेंसेशन। क्या था कंडेंसेशन, जब मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं और वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और मिलकर क्या बना देंगे, एक प्रोटीन बनाएंगे। The protein are polypeptides with usually more than 100 amino acids, but some protein are small in size having less number. अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये 100 की बात कर रहा है, तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स रिपीट भी किए जाते हैं। The sequence of amino acid in the peptide chain is specific for each protein and potentially capable of great diversity. Protein may differ in number of peptide chain per protein molecule. इस बात का मतलब ये कि हर बार सीक्वेंस तब्दील होगी। पहले भी हमने पढ़ा था जिस तरह सेट बनाते हैं हम डिफरेंट, बिल्कुल उसी तरह नंबर्स यहाँ पर डिफरेंट होंगे। प्रोटीन वेरी कर सकता है, बहुत डाइवर्सिटी मौजूद है हर प्रोटीन में, अलग तरह से आपको पेप्टाइड बॉन्ड नजर आ रहे होंगे। स्ट्रक्चर्स भी स्टूडेंट्स अलग से लिखने के लिए भी आ जाते हैं, 2 मार्क्स के लिए कंबाइन भी आते हैं। देयर आर 4 बेसिक स्ट्रक्चर लेवल्स ऑफ प्रोटीन। नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या होता है अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर, अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो अगर सारे अमाइनो एसिड स्ट्रेट लाइन में आपको मिलते हैं तो इसको आप क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। एग्जांपल याद करना बहुत जरूरी है सर, इसकी एग्जांपल है इंसुलिन। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बिकम स्पाइरली कॉइल्ड, अगर घुमा हुआ होगा या वो थोड़ा सा कॉइल होगा, जैसे मैगी नूडल्स किस तरह की होती हैं, अगर उस तरह का होगा तो उसे हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन का नाम देते हैं। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिजिड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हेलिक्स. The hydrogen and sulfide bonds are involved to hold the protein chain in spiral manner. एक नंबर के लिए साइंटिफिक रीजन आता है how the amino acids are hold in a protein in secondary structure, मतलब वो रुके हुए कैसे होते हैं। तो सर हाइड्रोजन और सल्फाइड का जो बॉन्ड होता है उसकी वजह से ये स्पाइरली रुके हुए होते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या आता है, हेयर, बाल है ना आपके, कॉइल्ड होते हैं, स्ट्रेट तो नहीं है। आप देखते हैं कॉइल्ड है, मूव हो सकते हैं, तो इसकी एग्जांपल में वो आते हैं। अब आते हैं बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर पर। हम कहते हैं द टर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू 3 डायमेंशनल। दिखने में कैसा होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। 3D कहते हैं ना हम, जिससे अक्सर आप जाते हैं 3D फिल्म देखने, जो Z एक्सिस पे भी आता है उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, 3 डायमेंशनल होगा। इसमें पेप्टाइड, हाइड्रोजन, आयोनिक, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये तमाम चीजें मौजूद होंगी। इसकी एग्जांपल में क्या आता है, लाइसोसोम। 9th में अगर बायोलॉजी में आपको याद है तो लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनील है। लास्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास क्वाटरनरी। द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर सब यूनिट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू अ लार्ज साइज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 2 या 2 से ज्यादा अगर पॉलीपेप्टाइड अब आपस में मिल जाएं तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे सर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है सर, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में मौजूद है जिसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो सर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो अगर मार्क्स के हवाले से आज का लेक्चर बेटा हम सुने तो कितने मार्क्स का था, वैसे तो 7 मार्क्स के लिए हम इस सवाल को ले लेते हैं, बल्कि हम यहाँ से चलते हैं अगेन 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन
और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन। टोटल 14 मार्क्स की स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास थी, लेकिन हमें ये बात भी मालूम है कि सर बीच बीच में से रीजंस पूछे जाते हैं, तो ऑल कलेक्टिवली मैं आपसे कहूँगा 20 मार्क्स के लिए आज आपकी ये क्लास थी। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो एग्जाम के 20 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि घर बैठे वो भी प्रॉपर तरीके से अपनी क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।